हेलो गाइस, तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं सिंक मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में एक गौतम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है। वो अपनी कहानी लेकर काफी सारे प्रोड्यूसर्स के पास जाता रहता है। इसी तरह एक दिन वो किसी प्रोड्यूसर के पास जाके आता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसे कहता है कि सभी प्रोड्यूसर्स मेरी कहानी को कोई ना कोई रीजन देकर रिजेक्ट कर देते हैं। तो नेत्रा ने कहा कि तुम उदास मत रहो, कभी न कभी तो तुम्हारा टाइम आएगा। तो हम तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए पौंडुचेरी चलते हैं। इसके बाद नेत्रा अपने दोस्त सीबी और मधु को भी अपने साथ जाने के लिए फोन करती है और इस तरह ये चारों दोस्त पौंडुचेरी के सफर पे निकल पड़ते हैं। और जब वो वहां से वापस आते हैं तो गौतम ने कहा कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं। ये सुनने के बाद सारे दोस्त टेंशन में आ जाते हैं। तभी उनकी कार के सामने एक औरत आती है तो गौतम उसे उड़ा देता है। फिर उस औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद ये चारों दोस्त जैसे तैसे करके अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर जाने के बाद चारों दोस्त सिंक नाम के ऐप के जरिए वीडियो कॉल पे एक दूसरे से बात करते हैं। गौतम अपने दोस्तों से कहने लगता है, इस एरिया का एसआई मेरे जीजा का दोस्त है। मैंने एसआई से बात करके 1 लाख में इस मामले को सुलझाने के लिए कहा और उस लड़की के इलाज के लिए भी मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं। एसआई ने कहा कि वो लड़की जिंदा है और वो अभी हॉस्पिटल में है। एक्सीडेंट वाली गाड़ी ना मिलने पर हम केस क्लोज कर देंगे और उस एरिया में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। मधु कहने लगती है कि अगर हम उस लड़की को हॉस्पिटल तक पहुंचा देते तो अच्छा रहता। तो गौतम ने बोला, अगर वो लड़की मर गई तो हम चारों के ऊपर बहुत बड़ा केस हो जाएगा। इसके बाद गौतम ने एसआई को फोन किया और कहा कि सर, गलती से उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। हमारे बीच में जो पैसों की बात हुई वो आपके पास पहुंच चुके हैं। इसके बाद मधु की माँ वहां पर आती है और कहती है कि आज मेरी फ्लाइट मिस हो गई। मैं और तुम्हारे पापा कल गाड़ी से बेंगलुरु जाने वाले हैं। और फिर वो मधु के दोस्तों से भी बातें करती है। इसके बाद गौतम की बड़ी बहन जो प्रेग्नेंट थी वो आती है और कहती है कि थोड़ी देर में तुम्हारे जीजा आने वाले हैं, वो सब ठीक कर देंगे। इसके बाद गौतम वापिस से एसआई को फोन करता है, लेकिन तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो गौतम उसे चार्ज करता है और अपने जीजा से बात करने के लिए चला जाता है। इसके बाद गौतम ने अपने दोस्तों से कहा, मेरे जीजा के साथ एक औरत भी आई है, शायद वो लड़की जीजा के साथ काम करती है। इसके बाद गौतम की बहन ने कहा कि तुम अपने जीजा और उसकी दोस्त के लिए खाना ऑर्डर कर दो। इसके बाद गौतम कमरे में जाता है, लेकिन वहां पर उसके दीदी और जीजा नहीं होते। तो गौतम अपनी बहन को फोन करता है, लेकिन वो फोन कट कर देती है। तब सीबी कहने लगता है कि दोनों ऐसे ही बाहर घूमने गए होंगे। इसके बाद नेत्रा जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। लेकिन तब उसके दोस्तों ने कहा, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, वो तुम्हारा वहम होगा। इसके बाद मधु पानी पीने जाती है और वापिस आके उसने कहा कि मेरे घर में कोई नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी माँ तुम लोगों के सामने आके मुझसे बात कर रही थी। तो मधु अपनी माँ को फोन करती है। तब मधु की माँ ने कहा कि दोपहर की फ्लाइट से मैं और तुम्हारे पापा बेंगलुरु आ गए। ये सुनने के बाद सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर पहले हमने जिसके साथ बात की वो औरत कौन थी। सीबी मधु के पास वाले फ्लैट में ही होता है। वो कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो सीबी जैसे ही मधु के फ्लैट में जाता है तो वो वापिस अपने फ्लैट में ही आ जाता है। तो इस समय इन चारों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। नेत्रा के दोस्त उससे कहने लगते हैं कि अपनी माँ के पास जाओ और उन्हें ये सब बताओ। तो नेत्रा जब अपनी माँ के कमरे में जाके उन्हें जगाती है तो उनकी आंखें डरावनी हो जाती है, जैसे कि कोई शैतान की आंखें हो। नेत्रा की माँ धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगती है। नेत्रा अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो नेत्रा डर जाती है और भागते हुए अपने कमरे में आके दरवाजे को बंद कर लेती है। इसके बाद जब गौतम एसआई को फोन करता है तो कोई दूसरा बंदा उसका फोन उठाता है और वो कहने लगता है कि आप लोगों ने जिस चारू नाम की लड़की का एक्सीडेंट किया वो हॉस्पिटल में मर गई। ये बात बोलने के लिए जब एसआई मुगली ने तुमको फोन किया तो एक गाड़ी ने आके उनको ठोक दिया और उनकी मौके पे ही मौत हो गई। अब मैं इस केस को मैनेज कर रहा हूँ और इस केस की फाइल को मैंने तुम्हारे मेल पे भेज दिया है। तो जब गौतम मेल को ओपन करता है तो उसे चारू की फोटो नजर आती है, जिसे देखने के बाद वो हैरान हो जाता है
और फिर वो अपने दोस्तों से कहने लगता है कि ये तो वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले मेरे जीजा के साथ आई थी, लेकिन मरी हुई लड़की हमारे घर कैसे आ सकती है। तभी मधु की माँ मधु के पीछे आके बैठ जाती है। मधु के दोस्त उसको ये बताते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे है। जब मधु पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सीबी कहने लगता है कि तुम लोगों की ट्रिप की वजह से ये सब हुआ। इस पर गौतम ने कहा कि ट्रिप प्लान करने में क्या गलती है, ये सिर्फ तुम्हारी गलती है। तुमने ही मुझसे कहा था कि गाड़ी के ब्रेक फेल होने का प्रैंक करो, मैंने उसी तरह से प्रैंक किया और वो चारू नाम की लड़की मर गई। तभी देखते ही देखते मधु का चेहरा और उसकी आंखें डरावनी हो जाती है, जैसे उसके अंदर भूत आ गया हो। वो डरावनी आवाज में गौतम से कहने लगती है, तुम्हारी बहन तुम्हारे कमरे के बाहर है। तो गौतम जल्दी से कमरे के बाहर जाता है और देखता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट नहीं होती, उसका बच्चा उसके हाथों में होता है। देखते ही देखते उसकी बहन अपने कमरे की तरफ जाती है और वो गायब हो जाती है। ये देखने के बाद गौतम काफी डर जाता है और जल्दी से अपने कमरे में वापस आ जाता है। उसके बाद मधु हंसती है और सीबी से कहने लगती है कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली थी, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त के साथ कांड कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। और इसके बाद मधु अपने चेहरे पे प्लास्टिक कवर पहन के खुदकुशी कर लेती है। ये सब देखने के बाद मधु के दोस्त रोने लग जाते हैं। इसके बाद सीबी के पुराने नोकिया फोन पे मधु की लैंडलाइन से कॉल आती है। तो सीबी कहने लगता है कि ये सब प्रैंक है ना बेबी, रुको मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो इसके बाद सीबी मधु के पास जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में गाड़ी उसे ठोक देती है और इस तरह से सीबी की मौत हो जाती है। इसके बाद गौतम को नेत्रा के पास एक काली परछाई नजर आती है। तो गौतम कहने लगता है कि तुम्हारी मौत का कारण मैं हूँ, तुम मुझे मार दो, रुको अब मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तो जब गौतम कमरे से बाहर जाता है तो उस लड़की की आत्मा वहां आ जाती है और वो गौतम का गला दबा के उसको मार डालती है। ये देखने के बाद नेत्रा अपनी गाड़ी लेकर गौतम के पास जाने लगती है। तो जब वो गाड़ी में बैठती है तो वो आत्मा गाड़ी के अंदर उसे भी मार देती है। उसके बाद ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। बात यह है कि गौतम और उसकी टीम ये सब प्लान करके एक शॉर्ट फिल्म की तरह यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो इंटरव्यू वाला बंदा गौतम से पूछता है कि तुम्हें ये आइडिया कैसे आया। तो गौतम ने कहा कि जब हम ट्रिप से वापस आ रहे थे हम लोगों को पता चला कि चारू नाम की लड़की का एक्सीडेंट हुआ। फिलहाल चारू अभी हॉस्पिटल में है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक फिक्शनल स्टोरी बनाई। तो वो एंकर कहने लगता है कि चारू तो कब की हॉस्पिटल के अंदर मर चुकी है। रात होने के बाद एक फूड डिलीवरी बॉय गौतम को खाना देने आता है और कहने लगता है कि चारू नाम की लड़की ने आपके लिए ये खाना ऑर्डर किया है। गौतम ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है। उसके बाद डिलीवरी बॉय ने कहा कि एक्सीडेंट वाली चारू का नाम आपने अपनी शॉर्ट फिल्म में यूज करके बहुत बड़ी गलती की है। चारू का किसने एक्सीडेंट किया, पुलिस वाले अभी तक उसे पहचान नहीं पाए। बेचारी चारू को भी नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट किसने किया। आपकी शॉर्ट फिल्म की वजह से अगर चारू की आत्मा ये सोच ले कि आप लोगों ने ही उसका एक्सीडेंट किया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब गौतम खाना लेकर अपने घर में वापस आता है तो उसे घर में एक डेड बॉडी नजर आती है। फिर अचानक से वो डेड बॉडी खड़ी हो जाती है और इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है वो डेड बॉडी गौतम का कोई फ्रेंड है जो उसके साथ प्रैंक कर रहा है, या गौतम ने अपनी शॉर्ट मूवी के नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए काम शुरू कर दिया होगा। और या फिर ये भी हो सकता है कि वो चारू की ही आत्मा हो और उसे लगा हो कि गौतम ने ही उसका एक्सीडेंट किया है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, मूवी कैसी लगी वो भी बता देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।